हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है अधूरी शादी का भाग नंबर 3। अगर आपने हमारे पिछले 2 भाग नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर पिछले 2 भाग देख सकते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं तीसरा भाग। इधर जब मुंबई पहुंचने के बाद न चाहते हुए भी कार्तिक को माही के साथ गृह प्रवेश की रस्म निभानी पड़ी तो उसके अंदर का गुस्सा और भी बढ़ता गया। रस्म खत्म होते ही वह गुस्से में ही घर से बाहर निकल आया और गैराज से अपनी कार निकालकर बीच की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने बीच की कोलाहल से दूर एक शांत जगह पर अपनी गाड़ी रोक दी। इस वक्त तक उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल ही बदल चुका था। घर से निकलते वक्त जहां गुस्सा भरी हुई थी वह अब तकलीफ और दर्द की मोटी सी चादर फैल गई थी। थोड़ी देर गाड़ी के अंदर ही बैठे रहने के बाद वो बाहर निकला। गाड़ी से बाहर निकलते ही लगा जैसे उसके पैर में जान ही नहीं बची है और वो वहीं कटे हुए पेड़ की भांति परंपरा कर नीचे बैठता चला गया। फिर आसमान की तरफ देखते हुए अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगा, आ करके, क्यों भगवान, क्यों क्यों तूने ऐसा क्यों किया? क्यों तूने मुझे इस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया? जब मेरे नसीब में उसका प्यार नहीं था तो फिर क्यों मुझे उसका तमन्नाई बनाया? क्यों मेरे पोर पोर में उसके प्यार का एहसास इस हद तक भर दिया कि अब कोई और मुझे नजर ही नहीं आती? और अब जब मैंने इस सच को स्वीकार कर लिया तो तुमने मुझे ऐसे रिश्ते में बांध दिया जिसे मैं कभी चाहकर भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मॉम डैड को भी पता नहीं कि सारा सच जानते हुए भी उन्होंने कैसे इस रिश्ते को जोड़ने का फैसला ले लिया। और तुम्हें भी एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मैं इस धर्म संकट से कैसे निकल पाऊंगा? चलो मेरा नहीं सोचा तो कम से कम उस लड़की की तो सोच लेते। क्या कसूर था उस लड़की का जो इस वक्त मेरे नाम की सिंदूर लिए मेरे घर में बैठी हुई है? कैसे मैं उसका सामना करूंगा? कैसे मैं उसको और बाकी घर वालों को समझाऊंगा कि मैं इस शादी को नहीं स्वीकार कर सकता? क्यों तुमने सब कुछ जानते हुए भी इतनी बड़ी गलती हो जाने दी? क्यों भगवान जी, क्यों मुझसे इतना बड़ा पाप करवा दिया आपने? क्यों नहीं रोका आपने? उस वक्त इतना बड़ा पाप होने से क्यों उस मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी आपने और मुझे भी उस बर्बादी का भागीदार बना दिया? क्यों भगवान जी, क्यों? बहुत देर तक वो वैसे ही बैठा रहा। बहुत देर बाद अचानक से उसका मोबाइल रिंग करने लगा तो देखा वंदना जी का फोन था। उसने पहले तो इग्नोर कर दिया पर वो भी लगातार फोन किए जा रही थी। अंत में हार कर उसे फोन उठाना ही पड़ा। क्या है मॉम, क्यों बार बार फोन कर रहे हो? कहाँ हो तुम? इससे आपको क्या मतलब? मैं कुछ पूछ रही हूँ। कार्तिक कहाँ हो तुम? ऐसे बिना बताए कहाँ चले गए? हम सबको तुम्हारी चिंता हो रही है बेटा। रियली मॉम, आपको चिंता हो रही है? मेरे साथ इस तरह की जबरदस्ती करने के बाद अब आप लोगों को मेरी चिंता हो रही है? कार्तिक क्या हो गया है तुम्हें? ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो पहले ऐसे नहीं थे, फिर अब क्या हो गया तुम्हें? हाँ, तो आप लोगों ने भी तो पहले कभी इस तरह मेरे साथ ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं की थी। मेरे मना करने के बावजूद भी आप लोगों ने मुझे उससे शादी करने पर मजबूर कर दिया। उसका नाम माही है बेटा, और अब तुम चाहो या ना चाहो वो तुम्हारी पत्नी है। मुझे उसका नाम पता है मॉम, पर आप लोग चाहे कुछ भी कर लो, मैं उसे अपनी पत्नी कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये इम्पॉसिबल है। माही कभी कार्तिक की पत्नी नहीं बन सकती। कार्तिक, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो, पर मुझे विश्वास है बहुत जल्द ही
वो दिन भी आएगा जब तुम अपने सारे गुस्से, सारी नाराजगी छोड़कर दिल से हमारे इस फैसले को अपना लोगे, क्योंकि मेरी माही है ही ऐसी लड़की जिससे कोई भी ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। फिर तुम तो उसे बचपन से अच्छे से जानते हो और परवाह भी कितनी करते थे उसकी, पर पता नहीं अब तुम्हें क्या हो गया। उस बेचारी के आंसू और तकलीफ भी नहीं दिख रहे हैं तुम्हें। वंदना जी की बात सुनकर कार्तिक हल्के हंस दिया और फिर तज कसते हुए बोला, हाँ जानता हूँ मोम, और अभी भी उसकी उतनी ही परवाह करता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो भी हुआ है ना, बहुत गलत हुआ है, उसके साथ भी और मेरे साथ भी। और हाँ, अभी उसकी जिस तकलीफ की बात कर रहे हो वो उसे किसी और ने नहीं बल्कि आप लोगों ने ही उसे दिया। उमाकांत अंकल के बाद वो जिसे अपना परिवार मानती थी, आज वही परिवार उसके सबसे बड़ी तकलीफ का कारण बन गया है, कहकर कार्तिक ने फोन काट दिया और फिर दुखी मन से आसमान को निहारने लगा। उधर फोन कट जाने के बाद कुछ देर तक वंदना जी कार्तिक की कही बातें सोचती रही। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कार्तिक ने कहा तो कहा क्या, पता नहीं इस लड़के को हुआ क्या है। बचपन से ही माही की इतनी परवाह करता था, जिसे देखकर हमेशा से मैंने दोनों की शादी के ख्वाब देखे थे, और आज जब शादी भी हो गई तो उसका ये रवैया, कहीं सच में हमने कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं कार्तिक किसी और से। तभी पीछे से अमरेंद्र जी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, वंदना जी आप इतना क्यों सोच रही हैं, भरोसा रखिए भगवान पर, सब ठीक हो जाएगा। और फिर युग ने कहा है ना वो कल बात करेगा उसे, और हाँ आप जो सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमें नहीं तो युग को तो जरूर पता रहता। कार्तिक की जान बसती है उसमें, अगर वैसा कुछ होता तो वो उसे जरूर बताता। आप शायद सही कह रहे हैं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। वंदना जी ने उनकी तरफ मुड़ते हुए कहा, हम रात बहुत हो चुकी है, अब आप सो जाइए, वरना फिर कल आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अमरेंद्र जी उनका कंधा थपथपाते हुए कहा, पर कार्तिक नहीं आया है, अभी तक वो आ जाएगा, बच्चा नहीं रहा, अब वो बड़ा हो चुका है, गलती कर रहा है, अभी वह समझ आने पर बहुत जल्दी ही अपनी गलती सुधार भी लेगा। और फिर वो वंदना जी का हाथ पकड़कर उन्हें बिस्तर की तरफ ले गए। उधर बहुत रात बीत जाने के बाद कार्तिक वापस अपने घर लौट आया। घर पहुंचने के बाद जब वो अपने कमरे के पास पहुंचा तो अचानक से उसे ध्यान आया, कमरे में तो वो भी होगी, ऐसे में मैं अंदर कैसे जा सकता हूँ। अगर वो सामने आ गई और सवाल कर दिया तो फिर पता नहीं मैं कैसे उसका सामना कर पाऊंगा। फिर उसे ध्यान आया कि उसने किस तरह से उसे अपने कमरे में आने से मना कर दिया था। मैं तो भूल ही गया कि मैंने ही सबको मना किया था कि वो मेरे कमरे में नहीं आ सकती। उसने गहरी सांस ली और कमरे के अंदर चला गया। कपड़े चेंज कर फ्रेश होकर वो बिस्तर पर आकर लेट गया, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। शादी के बाद से अभी तक उसने एक बार भी माही को ठीक से देखा भी नहीं था। बस उसकी एक झलक ही उसने देखी थी जब उमाकांत जी की बॉडी को हॉस्पिटल से घर लाया जा रहा था। कितनी बिखर गई थी, और उस वक्त एक तो ये शादी, ऊपर से अंकल की डेथ, पता नहीं कैसे उसने खुद को संभाला होगा। माना कि बचपन से ही वो बहुत समझदार थी, फिर भी अचानक से इतनी तकलीफें एक साथ उसके हिस्से आ गई। पता नहीं किस हाल में होगी वो, उसे अब अजीब सी बेचैनी होने लगी और वो उठकर बैठ गया, एक बार जाकर देख लूं क्या कि वो कैसी है। यह सोचकर वो हिम्मत कर बेड से उतरा और कमरे से बाहर इधर जाकर
इधर उधर देखने लगा, पता नहीं किस कमरे में होगी वो। तभी उसे युग के कमरे का बल्ब जलता हुआ दिखाई दिया। शायद युग जाग रहा है, उससे ही जाकर पूछ लेता हूँ कि वो अब कैसी है। और फिर वो युग के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां भी कोई नहीं था। लगता है युग उसके पास ही है। चलो अच्छा ही है, दोनों साथ हैं, एटलीस्ट इससे उसकी तकलीफ कुछ कम तो होगी। यह सोचकर वो वहां से जाने लगा। तभी उसे एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी। वो पलट कर देखा तो उसे बिस्तर के दूसरे साइड पर माही के बाल दिखाई दिए। यह देख उसके मन में एक पल के लिए कुछ अजीब सी फीलिंग आई। ओह, तो वह यहाँ है। और फिर पलट कर वहां से वापस जाने लगा, पर लग रहा था जैसे किसी ने उसके पैर जकड़ लिए हों। उसे वहां से जाया ही नहीं गया। और फिर वो वापस से पलट कर उसकी तरफ खुद बे खुद बढ़ने लगा। पास आकर उसने देखा कि वो वहीं जमीन पर बैठे बैठे ही सो चुकी थी। शायद नींद पड़ने से पहले वो रो रही थी, क्योंकि उसके चेहरे पर आंसुओं के सूखने के निशान थे। रोने की वजह से माही का चेहरा पीला पड़ चुका था और होठों पर पपड़ी पड़ चुकी थी। यह देख कार्तिक का दिल बुरी तरह कचोट उठा। उसने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर सूखे हुए आंसुओं को पोंछना चाहा। फिर उसने अपने हाथ रोक लिए। सॉरी माही, सॉरी। कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारी आंसुओं की वजह बन जाऊंगा। ये सब जो भी हुआ है, चाहते हुए भी मैं कुछ नहीं रोक पाया। न ही अंकल को बचा पाया और न ही इस शादी को रोक पाया। और फिर सब कुछ गलत होता चला गया। जानता हूँ इस रिश्ते में कुछ भी सही नहीं है। किसी को भी इससे कोई खुशी नहीं मिलने वाली। दिल में कोई और हो तो किसी और से रिश्ता नहीं निभाया जा सकता। जिंदगी अजाब हो जाती है सबकी, और मैं नहीं चाहता कि तुम इस अजियत का हिस्सा बनो। इसलिए मेरी तरफ से तुम बिल्कुल आजाद हो। वो धीरे से बोला और फिर जल्दी से वो वहां से निकलकर अपने कमरे में आ गया। आपको आगे की कहानी देखने के लिए आपको हमारा अगला भाग देखना पड़ेगा। अगर आपको अगला भाग देखना है तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना पड़ेगा कि आपको हमारा अगला भाग देखना है या नहीं। और वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।